नमस्कार दोस्तों और मेरे युवा मित्र जो सुन रहे हैं मुझे और जिनको इतिहास की सच्चाई को जानना है, तथ्यों को जानना है, उन सबको मेरा सलाम। मैं हरि देसाई आपसे बात कर रहा हूं सच्चाई सरदार पटेल की के दूसरे एपिसोड में। आज 8 दिसंबर 2020 देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उसका बंद है। केंद्र सरकार किसान नेताओं को बुलाकर उनसे समझौता करने की कोशिश कर रही है और हम बात कर रहे हैं सरदार पटेल पर। सरदार पटेल ऐसे समय में होते तो क्या करते? सरदार पटेल बिना सलाह मशवरा किए कोई निर्णय नहीं लेते, किसानों के संबंध में भी या और किसी के संदर्भ में भी। और राष्ट्र के हित में जो भी करना है वो सबको साथ में लेकर करना है। ये सरदार पटेल की बात हमें हमेशा याद रहेगी। आज का मसला जो है, आज जो हमें जिस इश्यू पर बात करना है वो है सरदार पटेल को कश्मीर मसले से अलग क्यों रखा गया। अब देखिए, कई मित्रों ने ये सवाल मुझसे करा है और आमतौर पर ये धारणा भी बनाई गई है कि सरदार पटेल को कश्मीर मसले से अलग रखा गया। अब यही तो तथ्यों के आधार पर एकदम झूठ है। सरदार पटेल जून 1946 से लेकर दिसंबर 1948 तक कश्मीर के मसले में बराबर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ थे, सलाह मशवरा करते थे और जो भी निर्णय हुए वो दोनों ने आपस में बात करके लिए हैं। या तो ये कहें कि केंद्रीय जो कैबिनेट थी, यानी नेहरू काबीना जो थी, उसने जो निर्णय लिए उसका अनुपालन पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। हो सकता है कि आप कुछ भिन्न मत रखते हो, आपको भिन्न मत रखने का अधिकार है, मगर तथ्य एक बताते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि कश्मीरी पंडित थे, जिनके बारे में आजकल ऐरे गहरे लोग कुछ भी बकवास करते रहते हैं, मगर वास्तविकता यह है कि वो कश्मीरी पंडित थे, मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे, बैरिस्टर थे। हाँ, ये सही बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों की राय कुछ मसलों पर अलग अलग हुआ करती थी। मेरे ख्याल से यदि दो लोग एक ही राय रखते हों, एक ही जैसे दिखते हों, तो फिर मशीन में मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। दोनों बैरिस्टर थे, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और गांधी जी भी तो बैरिस्टर थे। इसलिए पहली बात यह है, इसमें जो सवाल आता है कश्मीर के मसले पर कि सरदार पटेल को कश्मीर मसले से अलग क्यों रखा गया, तो ये पूर्वधारणा ही गलत है। एक दूसरी बात, आजकल ये कहा जा रहा है कि सरदार पटेल का स्वप्न जो कि 370 को खत्म करने का था, वो वर्तमान केंद्र सरकार ने परिपूर्ण किया। भैया, सरदार पटेल ही तो थे जिन्होंने 370 को दाखिल कराया था, और वो दीर्घदृष्टि रखने वाले विराट व्यक्तित्व थे। वो बौने राजनेता नहीं थे, वो राजपुरुष थे, राष्ट्र पुरुष थे, बैरिस्टर थे। और 370 धारा जो संविधान में आई, जिसके बारे में नेहरू ने लोकसभा में भी कहा कि वो घिसते घिसते घिस जाएगी, और लगभग घिस गई थी। यानी जो जम्मू कश्मीर को अलग दर्जा देने वाला जो प्रावधान था संविधान का, वो जब संविधान निर्माता संविधान निर्माण के लिए जब कार्यरत थे, तो संविधान
ड्राफ्टिंग कमेटी की जो बैठकें हुई और स्वयं उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर वो 370 के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने ड्राफ्ट करने से इनकार कर दिया। तो पंडित नेहरू ने और सरदार पटेल ने वो काम आयंगार को दिया। और आयंगार कौन? वो महाराजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के महाराजा के दीवान थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनको भली भांति जम्मू कश्मीर के बारे में मालूम ही था आयंगार को। आयंगार केंद्रीय सरकार में बिना किसी पोर्टफोलियो के मिनिस्टर हुआ करते थे। और हाँ, ये बात ठीक है कि रियासत का जो पोर्टफोलियो था प्रिंसली स्टेट्स का, स्टेट मिनिस्ट्री का, वो सरदार पटेल के साथ उनके पास था। तो स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर का मसला भी उनके पास रहना चाहिए था। मगर नेहरू चूंकि कश्मीरी पंडित थे और उनको लग रहा था कि मैं ये अपने पास रखूं, तो उन्होंने, वो प्रधानमंत्री थे तो वो स्वाभाविक रूप से उन्होंने वो अपने पास रखा था। हालांकि वो सरदार के पास होना चाहिए था। सरदार और उनकी दृष्टि में जो फर्क था वो उन्होंने लिख कर दिया हुआ है। मगर 370 यानी 306A ड्राफ्टिंग में, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 306A था, वो आयंगार ने ड्राफ्ट किया, सरदार पटेल से उसको ओके कराया और संविधान सभा में उसको पारित कराया। संविधान सभा में कांग्रेस का ही बहुमत था और नेहरू और सरदार दोनों कांग्रेस के ही लोग थे। नेहरू तब अमेरिका में थे और सरदार पटेल के जिम्मे ये आया कि इस प्रावधान को पारित कराएं। तो सरदार पटेल को सबको समझाना पड़ा कि ये दीर्घ दृष्टि से हमें इसका हल निकालना चाहिए। और इसलिए ये प्रावधान संविधान सभा में पारित हुआ। और जब पारित हुआ तो डॉक्टर आंबेडकर ने भी उसका विरोध नहीं किया, जो कि नेहरू कैबिनेट के वो मिनिस्टर थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी उसका विरोध नहीं किया, जो कि मिनिस्टर थे। जब तक श्यामा बाबू नेहरू की काबीना में थे तब तक उन्होंने कभी भी 370 का विरोध नहीं किया। ये बात मुझे लिखित रूप से ऋतु कोहली, गुजरात के गवर्नर ओपी कोहली की बेटी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनको मैंने कहा था कि नेहरू की सरकार में रहते हुए कभी श्यामा बाबू ने 370 का विरोध किया था। तो ऋतु ने मुझे 1 महीने की अवधि के बाद में लिखित रूप से बताया कि उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया था। और ऋतु कोहली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कश्मीर समस्या पर अथॉरिटी मानी जाती है। ये उनकी किताब भी है, जो कि उनका थीसिस था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में लोकसभा में ये अर्ज किया कि हाँ, नेहरू ने यूनो में जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट में पारित कराया था, जिसमें श्यामा बाबू भी शरीक थे, डॉक्टर आंबेडकर भी शरीक थे, डॉक्टर सरदार पटेल भी शरीक थे। यानी आपको झूठ के कितने पुलंदे आपके सामने रखे जाते हैं वो आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, 370 के बारे में आप नवजीवन जो जिसके कि सरदार पटेल नवजीवन ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे, नवजीवन ने सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार 1945 से 1950 खंड 1 में ये पत्र व्यवहार जम्मू कश्मीर के सिलसिले में है और 370 यानी 306A का ड्राफ्ट
आयंगार ने सरदार पटेल के पास पारित कराया, मंजूर कराया, उसका भी उसमें जिक्र है। इसलिए किसी को पढ़ना है तो वो भली भांति ये पढ़ भी सकते हैं। काफ़ी कुछ इसका विस्तार से उसमें पत्र व्यवहार है। और सरदार का पत्र एन गोपाल स्वामी आयंगर को और सरदार का पत्र मेहरचंद महाजन को, जम्मू कश्मीर के महाराजा का पत्र सरदार को, यानी इसमें जो पत्र हैं, मैं वैसे ही नहीं कहता हूं कि जून 1946 से लेकर दिसंबर 1948 तक सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मसले में एक दूसरे से बराबर परामर्श करते रहे। मेरे पास जवाहरलाल नेहरू का पत्र सरदार पटेल को 20 जुलाई 1946 और ये उसके बाद में भी लगातार पत्र हैं। इसलिए मैं जब राजकोट में एक बार व्याख्यान कर रहा था सरदार पटेल पर, और मैंने एक ही शब्द, एक ही वाक्य बोला था कि सरदार पटेल और पंडित नेहरू जम्मू कश्मीर के मसले में साथ साथ थे, एक दूसरे से बराबर लगातार परामर्श करते रहे और जो भी निर्णय हुआ वो दोनों ने किया। तो कुछ सज्जन लोग मुझसे जरा खफा हो गए और मैं जैसे ही मंच से नीचे आया तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वो बोले, आप कैसे बात कर रहे हैं, ये तो झूठ बात है। मैंने बोला, एक काम करिए ना, आप मेरी गाड़ी में आइए, किताबें हैं, दस्तावेज हैं। दुर्गा प्रसाद का ये पहला वॉल्यूम, जिसका जिक्र वैसे भी मैंने, मणि बहन ने क्या लिखा था सरदार पटेल के बारे में, वो पहले एपिसोड में हमने करा था, मगर ये पूरा का पूरा वॉल्यूम जो है, पहला वॉल्यूम जो है, जम्मू कश्मीर पर है और सरदार पटेल और औरों के पत्र व्यवहार का इसमें जिक्र है। और मैं आपको बताए देता हूं कि हमारे यहाँ पर जो धारणाएं बनती हैं कि मैं जब शेरलिप का डायरेक्टर हुआ करता था सरदार पटेल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, तो हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर से एक सज्जन थे जो कि हिंदू अध्यापक थे मेरे, यानी वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की बात मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि वैली के कोई हो तो उनकी धारणा कुछ और हो सकती है, मगर ये जम्मू प्रदेश के थे। और मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कि कश्मीर फॉर कश्मीरीज ये मूवमेंट किसने चलाया? तो उन्होंने कहा कि कश्मीर फॉर कश्मीरीज मूवमेंट तो मुसलमान भाइयों ने चलाया होगा। मैंने कहा, जरा दुर्गादास का पहला वॉल्यूम ले लीजिए और उसमें क्या लिखा है जरा पढ़ लीजिए। उसमें यह लिखा है कि कश्मीर फॉर कश्मीरीज जो वहां मूवमेंट चला वो पंडित शंकरलाल कौल के नेतृत्व में, पंडित शंकरलाल कौल के नेतृत्व में ये चलाया गया। ये मैं जो कह रहा हूं उसके बराबर आधार दे रहा हूं, उसके प्रमाण दे रहा हूं। और ये कश्मीर इन क्रूसिबल पंफोश पब्लिकेशन का प्रेमनाथ बजाज का जो किताब है उसमें उसका विस्तृत रूप से जिक्र किया हुआ है। और ये किताब जो है नवजीवन ट्रस्ट में आपको दुर्गादास के वॉल्यूम मिल जाएंगे। और ये किताब जो है वी शंकर ने इसको संपादित किया है। वी शंकर यानी ICS अधिकारी जो कि सरदार पटेल के सेक्रेटरी हुआ करते थे। और ये जो मैंने 370 का जिक्र किया, सरदार पटेल की चिट्ठियों का जिक्र किया, सरदार और नेहरू के बीच में चिट्ठियों का जिक्र किया, वो भी उसमें लिखा हुआ है। वो पत्र सब उसका समावेश है। उससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 27 सितंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई को, प्रिय वल्लभ भाई
के संबोधन के साथ चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि पता चला है कि पाकिस्तान की चाल कश्मीर में अभी से घुसपैठ करके जब शीतकाल में कश्मीर शेष भारत से लगभग अलग थलग पड़ जाता है, उस समय कोई बड़ी कार्रवाई करने की है। उन्होंने ये भी कहा कि अब्दुल्ला पाकिस्तान से अलग रहने के लिए उत्सुक हैं। अब्दुल्ला उनके मित्र थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे, और शेख अब्दुल्ला वॉज मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस वक्त की बात है, उस वक्त। और वो कहते हैं कि मैंने महाराजा को यही बात समझाने का प्रयास किया है, किंतु मुझे लगता है कि उन्होंने भी आंशिक रूप से ही इसकी सराहना की है। मुझे नहीं मालूम कि आपने उनसे क्या कहा। निश्चय ही आपकी सलाह महाजन तथा महाराजा के लिए अधिक प्रभावकारी होगी। यदि सरदार पटेल जम्मू कश्मीर के मसले में शरीक नहीं थे तो महाजन की नियुक्ति सरदार पटेल की राय पर क्यों हुई? रामचंद्र काक की जगह पर महाराजा के दीवान के पद पर, प्राइम मिनिस्टर के पद पर मेहरचंद महाजन, जो कि जज से पंजाब हाईकोर्ट के और बाद में चलकर भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, तो ये उनको क्यों महाराजा ने स्वीकार किया? ये सवाल हम लोग जो नहीं जानते, नहीं समझने की कोशिश करते हैं, वो ही इसमें उधेड़बुन में पड़ जाते हैं। इसलिए मुझे एक और ग्रंथ आपके सामने रखना चाहिए। महाराजा हरि सिंह द ट्रबल्ड ईयर्स, हरबंस सिंह करके चंडीगढ़ निवासी डोगरा हैं हमारे मित्र, जो डोगरा फैमिली यानी राजवी परिवार है जम्मू कश्मीर का, उसके बहुत विश्वस्त हैं और इतिहासविद हैं। आपने ये किताब जो लिखी उसमें पहली बार महाराजा की वेदना को वाचा मिली। महाराजा ने 1952 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पुणे से जो मेमोरेंडम भेजा और जिसमें अपनी सब कुछ जो दुविधा थी वो बता दी, इसमें लिखा है, और उसका हिंदी संस्करण भी आया है। ये आप भली भांति जानते हैं कि ये पढ़ भी सकते हैं। जम्मू कश्मीर और महाराजा हरि सिंह हरबंस सिंह। और हमारे एक मित्र डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री, उन्होंने महाराजा की बायोग्राफी लिखी है, जिसमें चूंकि वो संघ परिवार से संबंधित हैं, उनका दोषारोपण पूरा का पूरा पंडित नेहरू पर है। तो हमने उनसे 2 घंटे तक बात करी। जब अहमदाबाद आए, कदम में हमारी मुलाकात हुई और सेनेट हॉल में उन्होंने भाषण करते हुए कम से कम 6 बार हमारा नाम लिया। वो बोले कि हम तो ये मानते थे कि हम ही जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत जानते हैं, मगर हरि देसाई हमारे सामने बैठे हैं, वो भली भांति बहुत अध्ययन रखते हैं जम्मू कश्मीर के मसलों पर, और हमने आज बहुत बात करी। उन्होंने ये किताब लिखी है जिसमें सरदार पटेल का कोई रोल नहीं था ऐसा प्रतिपादित करने की कोशिश करी है, मगर हमने उनको जो तथ्य के आधार पर जो कहना था वो कह दिया था। डॉक्टर करण सिंह की अपनी जीवनी है, अपनी आत्मकथा है, और डॉक्टर करण सिंह की डॉक्टर हरबंस सिंह ने जो बायोग्राफी लिखी वो भी हमारे पास है। और ये सब देखते हुए हमें ये नहीं लगता है कि सरदार पटेल जम्मू कश्मीर के मसले से कभी विरक्त थे। मैं ये अधिकृत रूप से कह रहा हूं, और मुझे और बातें भी मैं कह सकता हूं। और आप बलराजपुरी यानी बड़े ज्ञानी थे, पत्रकार थे, शोध केंद्र भी चलाते थे,
सब नेताओं से उनके निकट के संबंध थे, अधिकृत व्यक्ति थे, जो कि उन्होंने इसमें कुछ विस्फोटक बातें भी लिखी हैं। कि उन्होंने लिखा है कि मई 1947 में ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और हिंदुओं का ऑल जम्मू एंड कश्मीर राज्य हिंदू सभा, द अर्लियर इनकार्नेशन ऑफ द प्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी इन द स्टेट, formally adopted a resolution in May 1947 reiterating its faith in the Maharaja and extended its support to whatever he was doing or might do on the issue of accession. देखिए, कश्मीर का मसला जो है वो महाराजा की अनिर्णय की स्थिति के कारण है। महाराजा को अलग स्विट्जरलैंड बनाना था जम्मू कश्मीर को, इसलिए है, और उसके प्रमाण भी हैं। सरदार साहब ने तो वाइसरॉय माउंटबेटन के साथ संदेश भेजा था महाराजा को, जो वीपी मेनन स्टेट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी और आईसीएस जो थे, उन्होंने अपनी किताब इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स उसमें भी ये नोट किया है कि महाराजा के साथ में सरदार पटेल ने ये बात रखना चाहा महाराजा के समक्ष वाइसरॉय माउंटबेटन के मार्फत कि महाराजा यदि अपने रजवाड़े को जम्मू कश्मीर, जो कि मुस्लिम बहुल रजवाड़ा था, उसको पाकिस्तान में शरीक करना चाहें तो भारत सरकार उसका विरोध नहीं करेगी। सरदार पटेल की ये अधिकृत भूमिका थी। मगर महाराजा को जो भी निर्णय करना है वो 15 अगस्त 1947 के पहले कर लेवें। मगर महाराजा वो उधेड़बुन में थे, क्योंकि महाराजा हिंदू थे, उनके जो सब्जेक्ट्स यानी उनकी जो जनता थी वो मुस्लिम थी, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम बहुल स्टेट था, और मुस्लिम बहुल स्टेट होने के नाते पाकिस्तान में जाना वो लॉजिकल था। सरदार पटेल ने ये संदेश दिया था, ये बहुत स्पष्ट है। अब महाराजा 15 अगस्त तक भी निर्णय न ले सके। 22 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तान की ओर से रेडर्स आए, यानी उनके रेगुलर्स थे, आर्मी के लोग, रेडर्स यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ही भेजे थे उनको, मगर वो आज़ादी के लड़वैया बन के आए थे जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए। और जब वो आए, और देखिए ये आना था, उनका आना था, उनकी योजना बन रही थी। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगले महीने 27 सितंबर 1947 तक उसकी जानकारी मिल चुकी थी, और उन्होंने सरदार पटेल को ये चिट्ठी भी लिखी थी। यदि सरदार जम्मू कश्मीर के मसले में थे ही नहीं तो नेहरू उनको क्यों बताते भला, स्वयं निर्णय कर लेते। मगर 22 अक्टूबर 1947 को रेडर्स आए, बारामुल्ला तक आए। श्रीनगर जो कि राजधानी थी और जम्मू जो कि उपराजधानी थी, तो राजधानी की बत्तियां गुल हो गई, क्योंकि बारामुल्ला में जो पावर स्टेशन था उसको बंद करा दिया गया। तब जाके महाराजा वीपी मेनन की सलाह पर, यानी सरदार पटेल के से सलाह मशवरा करके, वीपी मेनन उनके सतत संपर्क में थे। वो नारायणी बसु का वाक्य आपको याद होगा। नारायणी बसु कहती है कि वीपी मेनन इंजन थे और सरदार पटेल तो डिब्बे थे। यानी इंजन की जो कामगिरी है, उसका जो काम है वही
महत्व का है। सरदार कुछ नहीं थे। नारायणी बसु, जो कि उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, जिन्होंने किताब लिखी है अनसंग हीरो वीपी मेनन। हमने कभी वीपी मेनन के रोल को इग्नोर नहीं किया। सरदार पटेल और वीपी मेनन ने देश में रजवाड़ों का एकीकरण का अद्भुत काम किया। ये हमेशा इतिहासविद भी कहते हैं, राजनेता भी कहते हैं, और स्वीकार भी करना पड़ता है, क्योंकि भारत का जो मानचित्र बना है वो सरदार पटेल और वीपी मेनन और जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की मिनिस्ट्री में हुआ करते थे सरदार पटेल और उनको ये जिम्मा दिया गया था। ये सब काम सरदार पटेल के जिम्मे था, इसलिए सरदार का रोल महत्वपूर्ण था। इसलिए ये मानचित्र सरदार पटेल के कारण बना। मगर ब्यूरोक्रेट वीपी मेनन को क्रेडिट देना और सरदार पटेल को खाली डिब्बा कहना, ये नारायणी बसु ही कह सकती है। और नारायणी बसु को जो कंधे पर उठा के चलते हैं, उनके बारे में मुझे तो कुछ नहीं कहना है। मगर सरदार पटेल बिल्कुल जम्मू कश्मीर के मसले में थे। पत्र व्यवहार आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको किताबों के जिक्र भी किए। राजमोहन गांधी का पटेल जो है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी तो उसका जिक्र आता है। और महाराजा ने तो यहां तक कहा कि सरदार पटेल में मैंने इतना भरोसा रखा कि सरदार पटेल के कहने के मुताबिक ही मैं चला और फिर भी मुझे जम्मू कश्मीर से निकाला गया। तो ये मसला आप भलीभांति समझते हैं। 22 अक्टूबर को रेडर्स आए। 26 अक्टूबर की रात को वीपी मेनन ने महाराजा को जगा के उनके विलय पत्र पर, भारत में विलय पत्र पर उनके हस्ताक्षर लिए और 27 को माउंटबेटन ने वो कंसेंट दे दी, असेंट दे दी। और सरदार पटेल ने एरोड्राम पर आर्मी को तैयार रखा था, विमान तैयार रखे थे और विमान वहां से उड़ाए गए और जम्मू कश्मीर जितना बचा सके वो बचा लिया। तो महाराजा की वजह से, महाराजा की उधेड़-बुन की वजह से ये हमें तकलीफ हुई। कश्मीर का मसला आज भी उसी की वजह से है, ये बात हमें समझना चाहिए। बाकी तो बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, मगर आज के लिए इतना। अगले एपिसोड में हम दूसरा मसला लेंगे, मगर कुछ मित्रों ने हमें सवाल करे हैं, उसका भी थोड़ा संक्षिप्त में हम उत्तर दे देते हैं। प्रकाश पारेख और जेके उपाध्याय ने हमें अभिनंदन दिया है। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन कहा है। जादव जी बोपलिया मोरबी से वो पूछते हैं, मौलाना साहब ने कभी सरदार पटेल की प्रशंसा करी थी क्या, ऐसी कोई घटना है? और दूसरा उनका सवाल यह है कि क्या संसद में मौलाना ने मुस्लिमों के लिए 50% आरक्षण की मांग की थी? मेरे ख्याल से मुझे ऐसे कोई दस्तावेज नहीं मिले मेरे अध्ययन में कि उन्होंने सरदार साहब की प्रशंसा करी हो। हाँ, वो सरदार साहब जब अध्यक्ष हुए, फॉर्मल जो होता है उसमें प्रशंसा करी होंगी, मगर वो हमेशा सरदार साहब को पार्टीशन का टॉर्च बेरर कहते थे। दूसरी बात, मौलाना ने 50% मुस्लिमों के लिए आरक्षण की यदि बात आप कह रहे हैं, वो ऐसा कुछ कहा, ऐसा मेरे ध्यान में नहीं है। केविन गोयानी सूरत से पूछते हैं कि सरदार ने पटेल नेताओं को बुला के ये कहा था कि आपको आरक्षण चाहिए, ये बात में सच्चाई है? इस बात में नहीं, ये सरासर झूठ है। सरदार पटेल कभी भी आरक्षण के समर्थन में नहीं थे, और सरदार पटेल आरक्षण के समर्थन में नहीं थे इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस्तीफा दे दिया था, मगर उनको समझाया गया और आरक्षण को स्वीकारना पड़ा। ये बात हमें समझना चाहिए। जो आदमी आरक्षण का मूलतः विरोधी था, वो पटेलों को आरक्षण के लिए कहेगा क्या? आज इतनी बात। फिर
अगले एपिसोड में हम मिलेंगे कल बराबर रात को 9 बजे। आप हमसे जुड़े रहें और हमारे YouTube चैनल डॉक्टर हरि देसाई को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।